हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। ये 2013 का यूपी पीसीएस का पेपर कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर का। और ये यूपी के लिए भी आने वाले किसी भी मतलब कि पीसीएस के लिए, और अन्य स्टेट में भी जो पीसीएस का पेपर होता है, जैसे बिहार पीसीएस या जो बीपीएससी में जो भी एईडीओ का पेपर कैंसिल हुआ है, वो जो दोबारा होगा तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। या फिर शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स भर्ती होते हैं, उसके लिए भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन मतलब पीसीएस या आईएएस का जो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है उससे रिपीट भी होता रहता है, और आसपास से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी मतलब कि स्टेट पीसीएस के लिए, और जनरल में जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल जो होने वाला है अभी, CGL 4, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जहाँ भी पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, आस्क क्वेश्चन PYQ जो होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पीसीएस का 2013 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। ठीक है, सुभद्र था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय है। ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता का तात्पर्य यही है मौर्य काल में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो इनमें से अलवार संत कौन नहीं था? तो पोएगई, तिरुज्ञान पूरम, तिरुमंगई। तो तिरुज्ञान जो ये अलवार संत नहीं थे। ठीक है, तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा। ठीक है, शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख इंतु के नाम से करते हैं। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से? तो इंतु के नाम से करते हैं चीनी लेखक भारत का उल्लेख। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दारुल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था दारुल सफ़ा, दारुल सफ़ा क्या था? तो एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह। तो एक खैराती अस्पताल था। ये दारुल सफ़ा जो था फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था, एक खैराती अस्पताल था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश था जिसने चांदी का टंका जारी किया था। ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान रखेंगे। तो दास्ता का अंत मैल्कम ने नहीं किया था दास्ता का अंत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैल्कम नहीं किया था। पुनः जजिया लगाना फरुख सियर ने लगाया था पुनः जजिया लगाना। ठीक है, मसूलीपट्टनम अधिकार फोर्ड ने सती
प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा निषेध किया गया था। ठीक है, ये सती प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। ठीक है, तो डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, एलन बरो के समय दास्ता का अंत किया गया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डी आंसर सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था रामायण का फारसी में अनुवाद अकबर की इच्छा अनुसार। बी आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो आसफ खां ने नहीं, खुर्रम, महाबल खां और खुसरो। खुर्रम, महाबल खां और खुसरो। दूसरा, तीसरा और चौथा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुर्रम, महाबल खां और खुसरो ने किया था जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत तो विलियम हॉकिंस था। जहांगीर के दरबार में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत था, तो ए आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ अली किस आंदोलन के साथ जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी अरुणा आसफ अली। डी आंसर। ठीक है, अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो लेडी कैथरीन मेयो, ये लेडी कैथरीन मेयो का है तो मदर इंडिया है। लेडी कैथरीन मेयो का है मदर इंडिया, लेडी कैथरीन मेयो का है। ए का दूसरा। ठीक है, लेडी कैथरीन मेयो का है मदर इंडिया। लॉरी कॉलिंस का है तो लॉरी कॉलिंस का है फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस का है। और राम मनोहर लोहिया का है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये है राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, सी का चौथा, राम मनोहर लोहिया का गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। और जवाहरलाल नेहरू का, ये तो आपको पता है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। ये आपको ध्यान में होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ए आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार रिपीट होता है। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। तो चंपारण में जो तिनकठिया प्रथा चलता था उसका क्या तात्पर्य था? तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका यही तात्पर्य था। 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था गांधी जी ने कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। डी आंसर हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वी चेरोल वैलेंटाइन चेरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना आधार बनी? तो देश के विभाजन का आधार बनी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना आधार बनी तो देश के विभाजन की। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीना चला? तो 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन 28 महीने चला था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ दिया जाता है कि 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने चला था। ये आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था जस्टिस रानाडे थे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित थे? तो जस्टिस रानाडे थे। ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चले मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो तेज बहादुर सप्रू ने की थी। CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना? नहीं, ये सर तेज बहादुर सप्रू, सर TB सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू ने की थी। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चले मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर तेज बहादुर सप्रू ने की थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो वो थे शंकरण नायर थे, सर शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ठीक से करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, काफ़ी जनरल में भी और स्टेट PCS में भी रिपीट होते हैं। एक मतलब कि यूपी का है तो बिहार में, झारखंड में, या फिर राजस्थान, उत्तराखंड, इन सब में भी, या फिर उसी स्टेट में भी उसके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद में की गई है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था? वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 169 में। ठीक है, विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था अनुच्छेद 169 में किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुसूचित जातियों के लिए अनुच्छेद 338 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338A में किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के लिए प्रावधान अनुच्छेद 338 में और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुच्छेद 338A में किया गया है। ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार रिपीट होता है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन संविधान के 104 में मतलब 104th
अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन से 2 सदस्यों को अब मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में ध्यान रखेंगे इसको। 104 में संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से लोगों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति, 331 अनुच्छेद के अंतर्गत अब वो समाप्त कर दिया गया। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है। अनुच्छेद 39A में ही है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। और अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 48 में नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में है ना न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो ये गलत हो गया, यही गलत ही पूछ रहा था, सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में की गई थी। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? तो 1861 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति बलवंत राय मेहता था। ठीक है, बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिशें की थी। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंचायत समिति के सदस्य कौन थे? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इनमें से संवैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग, ये तो है। राज्य लोक सेवा आयोग, ये भी है। वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक निकाय है, लेकिन योजना आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है, योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके अब नीति आयोग का गठन किया गया है, तो वो भी संवैधानिक निकाय नहीं है, और योजना आयोग भी संवैधानिक निकाय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइटर बिल्डिंग के नाम से पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन जाना जाता है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। डी आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है क्या? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो भाग 9 में की गई है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना? तो भाग 9 में की गई है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए तो राज्य वित्त आयोग है। सी आंसर हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग, वो राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में तो इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, तो ये तीनों सही है। डी आंसर हो जाएगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के का क्या क्या अधिकार है, क्या क्षेत्राधिकार है? तो इसका मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का।
डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इनमें से कौन सही नहीं पूछ रहा है। तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो सही है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, सही है। और सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में शामिल है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ये गलत हो गया। आपको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो थे प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के, तो ये गलत हो गया, गलत ही पूछ रहा था, तो डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो 15 जून 2005 को प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो 2013 में कहाँ उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो मेघालय और त्रिपुरा में किए गए थे उस समय, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा में। दूसरा और चौथा सही है, मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अभी तो उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है ना, 25 हो गई है, ध्यान रखेंगे 25 है उच्च न्यायालयों की संख्या। ध्यान रखेंगे इसको, तो बी आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड 1967 से 71 के बीच? तो बिहार में है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो बिहार में है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें बिल्कुल है, ओजोन परत का क्षरण ये भी है, प्रदूषण ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो गेहूं तो किया जाता है, चावल भी, चीनी भी, लेकिन दाल नहीं किया जाता है। दाल का खपत भारत में बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन भी अधिक है लेकिन फिर भी खपत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इसको निर्यात नहीं किया जाता है। भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता? तो दालें निर्यात नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में, तो यही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नाथुला सिक्किम में है, अरुणाचल में नहीं है। लिपू लेक उत्तराखंड में, सही है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, सही है। पालघाट केरल में है, ठीक है, लेकिन नाथुला सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश, तो ये आंसर हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो कोच्चि और विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम में कोच्चि और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि और विशाखापट्टनम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, तो डी आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये तिब्बत की तरफ से आती है, भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का प्रश्न है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ये गलत है। काली मिट्टी में जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, तो कारण गलत हो गया। तो ए सही परंतु आर गलत, मतलब कि ए सही परंतु आर गलत है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए तो उपयुक्त है, सही है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये नहीं है सही, गलत हो गया। जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चिल्का झील को भी, लोकटक झील को भी, केवलादेव और वुलर झील, इन सभी को आर्द्र भूमि का, आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो चारों को प्राप्त है, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उकाई एक को सूची 2 से मिलाना है। तो उकाई परियोजना कहाँ पे है? तो उकाई परियोजना है गुजरात में। ठीक है, ए का दूसरा, उकाई परियोजना गुजरात में। पत्रातु कहाँ है? तो पत्रातु है झारखंड में। ठीक है, बी का पहला। और पेंच कहाँ है? तो पेंच है महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में, सी का तीसरा। और डाभोल कहाँ है? तो डाभोल है मध्य प्रदेश में, डाभोल मध्य प्रदेश में, डी का चौथ। नहीं, पेंच तो मध्य प्रदेश में हो, पेंच होगा मध्य प्रदेश में, पेंच है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश में। और डाभोल कहाँ है? तो डाभोल है डी का तीसरा, डाभोल है महाराष्ट्र में। ठीक है, डाभोल महाराष्ट्र में, ध्यान रखेंगे। उकाई परियोजना गुजरात में, पत्रातु झारखंड, पत्रातु इसको ध्यान रखेंगे, पत्रातु झारखंड में है। और पेंच कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। और डाभोल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोनेट्स कहाँ है? तो डोनेट्स कहाँ है? यूक्रेन में है, अभी काफ़ी चर्चा में है यूक्रेन और रसिया वार की वजह से। तो डोनेट्स कहाँ है? तो डोनेट्स है यूक्रेन में। ठीक है, डोनेट्स यूक्रेन में है। और कुजनेट्स कहाँ है? तो कुजनेट्स है रूस में, कुजनेट्स है रूस में। और लंका शायर कहाँ है? तो लंका शायर है ये यूक्रेन है ना, डोनेट्स कहाँ? यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन में है डोनेट्स, ध्यान रखेंगे। डोनेट्स है यूक्रेन में। ठीक है, यूक्रेन में। और लंका शायर कहाँ है? तो लंका शायर तो यूनाइटेड किंगडम में है ना, यूके में, लंका शायर यूके में। और सार कहाँ है? तो सार तो पता है आपको कि जर्मनी में है, सार जर्मनी में, सार जर्मनी में, सार जर्मनी में। डी का पहला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। एक बार फिर से देख लीजिए,
डोनेट्स कहाँ है? तो यूक्रेन में है, ये तो पता है आपको। डोनेट्स यूक्रेन में अभी काफ़ी चर्चा में है डोनेट्स। लंकाशायर तो यूके में। सार कहाँ है? जर्मनी में। और कुजनेट्स कहाँ है? तो कुजनेट्स है रूस में। कुजनेट्स रूस में। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान में। डी आंसर हो जाएगा। चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान। जापान में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान? तो 2010 में ब्रह्मपुत्र नदी पर जो बांध निर्माण प्रारंभ किया था, कहाँ? तो जांगमऊ पे। जहां चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया है, वह स्थान जांगमऊ में किया था। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद्योग और केंद्र। कौन सा उद्योग कहाँ पे है? तो एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग कहाँ है? तो एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर में। एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर। ए का तीसरा एल्युमिनियम उद्योग जेके नगर। तांबा उद्योग कहाँ? तो तांबा उद्योग मलाजखंड में। तांबा उद्योग मलाजखंड, ठीक है, बी का पहला। और जस्ता उद्योग कहाँ है? तो जस्ता उद्योग टुंडो। जस्ता उद्योग सी का दूसरा। जस्ता उद्योग टुंडो में। और जूट उद्योग कहाँ है? तो जूट उद्योग है भाटपड़ा में। जूट उद्योग भाटपड़ा में। डी का चौथा, ठीक है, जूट उद्योग भाटपड़ा में, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है कहाँ? तो धनुषकोडी से। ये आंसर हो जाएगा। राम सेतु डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? तो इनमें से पेरू नाइट्रेट, ये सुमेलित नहीं है। पेरू में नाइट्रेट नहीं। बोलीविया टीन, ब्राज़ील लौह अयस्क और मैक्सिको चांदी के लिए, लेकिन पेरू नाइट्रेट के लिए नहीं। डी हो जाएगा। डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश? तो कहवा उत्पादन की प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश कौन है? तो ब्राज़ील है। बी आंसर हो जाएगा। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है ब्राज़ील। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। बी आंसर हो जाएगा। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह नक्षत्र कहलाता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। एक तरफ उद्योग है और एक स्थान है। कौन सा उद्योग किस स्थान पे है वो बताना है। तो कागज उद्योग कहाँ है? तो कागज उद्योग है, कागज उद्योग ए का तीसरा टीटागढ़ में। कागज उद्योग टीटागढ़ में। सीमेंट उद्योग कहाँ है? तो सीमेंट उद्योग है लखेरी में। सीमेंट उद्योग है लखेरी में। बी का चौथा। और लौह और इस्पात उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग है, ये है भिलाई में। लौह और इस्पात उद्योग भिलाई में है। सी का दूसरा और डी का पहला। खनिज तेल शोधनशाला कहाँ है? तो खनिज तेल शोधनशाला है अंबाला में। डी का पहला। अंबाला मुकुल में खनिज तेल शोधनशाला अंबाला मुकुल। डी का पहला। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोलोरेडो में कौन सा बांध है? तो कोलोरेडो नदी पर कौन सा बांध है? तो कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध है। ए का चौथा हो जाएगा। कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध है। कोलोरेडो नदी पर हूबर बांध है।
और दामोदर नदी पर कौन सा बांध है? तो दामोदर नदी पर है पंचेत झील, ठीक है, बी का। तीसरा, और नील नदी पर कौन सा बांध है? तो नील नदी पर है आसवन बांध, नील नदी पर आसवन बांध है, नील नदी पर आसवन बांध। और जाम्बेजी नदी पर है तो डी का दूसरा, जाम्बेजी नदी पर है कैरिबा बांध, जाम्बेजी नदी पर कैरिबा बांध, डी का दूसरा, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो सेवा कर, शिक्षा कर, सीमा कर, मार्ग कर, टोल टैक्स, ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो सीमा कर, टोल टैक्स जो है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, डी आंसर हो जाएगा, ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ध्यान रखेंगे। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय जब उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण घोषित किया गया था? कब? 1991 में, 1991 में जो घोषित किया था तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा घोषित किया गया था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे 1991 में, ध्यान रखेंगे, सी आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार रिपीट होता है तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ग्रामीण उद्योग जो है ये त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय इसमें होगा ना, प्रति व्यक्ति, ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पाद जो होगा जितना आय होता है, तो ये सबसे बेहतर आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होगी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक तो भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, ये सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 61वां दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदर्श स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग 8%, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष कब था? तो फेमा का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 1999 था, ध्यान रखेंगे। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 1999 था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो न्यास पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर? तो न्यास पर आधारित है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो म्यांमार प्राप्त करता था उस समय, करंट से जोड़ के क्वेश्चन पूछा गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है? तो उस समय म्यांमार प्राप्त करता था। स्वधारा योजना क्या है? स्वधारा योजना है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, स्वधारा योजना है
कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वधारा योजना। स्वाधार योजना तो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए ये स्वधार योजना लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, ये सब ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। ये आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इसको। दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब्स को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आपकी तैयारी और भी बेहतर होते चले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।